अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में आपने सुना था, जहाँ पर माफिया क्वीन ये कह रही थी कि मैंने आपके आपके बेडरूम में कैमरा लगाने की ख्वाहिश नहीं की थी, बस मेरे लोग ईमानदार लोग ढूंढ रहे हैं और मेरा एक खास इंसान है जिसका ये कहना है कि आप ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है मिस नैना टक्कर, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बस मैंने सिर्फ इतना कहा था, लेकिन ये कमीने टेढ़े तो तड़की लोग लगा लिया आपकी बेडरूम में कैमरा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ कर नहीं सकती। हाँ, इस कैमरे को बंद ज़रूर कर सकती हूँ और इतना कह रही हूँ, विनोद खन्ना को अदालत तक पहुँचाइएगा। ये कहकर वो फ़ोन कट करती है, प्लस उस कैमरे से हाँ आखिरी मैसेज इससे लिखती है, कैमरे से 10 कदम पीछे हट जाना, आगे आई तो जल जाओगी। वो सोचती है ये क्या कह रही है, तब वो 10 कदम पीछे होती है। जैसे ही 10 कदम पीछे होती है, उस कैमरे में एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ब्लास्ट होता है। तो सिर्फ उस कैमरे का होता है, उसमें वो किसी चीज़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, यहाँ तक कि आईने को नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ भी नहीं होता। बस सिर्फ और सिर्फ कैमरा फट जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओ नैना अपनी मुट्ठी को कस के टेबल पर मारती हो, कहती शिट, मेरे घर के अंदर, मेरे रूम के अंदर उसने कैमरा लगा और अब मेरे पूरे घर में कैमरे, अब मैं कितने कैमरे ढूंढूंगी। देखती हूँ सुबह में कुछ करती हूँ। ये कहकर वो अपने बेडरूम में बेड के ऊपर उन्हीं कपड़ों के साथ सो जाती है। वही दूसरी तरफ मिस बेंजी जो सुबह उठती है, बहुत बड़ी अंगड़ाई लेती है और कहती आय मेरा सर, लगता है बॉस के चक्कर में मैंने भी पी है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं पिए, नहीं पिए। तब उससे आवाज़ आती है, अरे बेटा आ जाओ, नाश्ता करो, तुम्हें ऑफिस जाना है। तो कहती है ये मेरी मकान मालकिन इतने प्यार से बुला रही है मुझे, सूरज कहाँ से निकल रहा है बाबा, देखना पड़ेगा। ये कहकर वो उठती है और टाइम देखती हो, कहती शिट, आज फिर लेट हूँ। और उठती है, बाहर आती है, देखती है अपनी मकान मालकिन को। बाप रे बाप, 56 बो लगाए टेबल में आपने मेरे लिए। अरे बेटा, कहा तुम्हारे दोस्त ने कल किराया दे दिया ना। मेरी दोस्त? ऐसी कौन सी नेक दोस्त होगी जो मुझे आपका किराया, मेरा किराया आपको दे दे? कौन है भाई, मुझे तो नहीं पता। चलो छोड़ो यार, फर्स्ट टाइम इज्जत से खाना मिल रहा है, खा लो, फिर इसके बाद चलो खूबसूरत, वरना काम बहुत ज़्यादा है। बेटा खूबसूरत? हाय, आप इतनी मोहब्बत मत दीजिए मुझे, वरना मैं हार्ट से मर जाऊंगी। जी कहिए बेटा, वो सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, तुम खोल करके सिलेंडर मंगवा लोगी बेटा? एक टाइम का खाना दिया, उसका भी सिलेंडर का पैसा मैं ही दे दूँ? कमाल है। आंटी अभी तक सैलरी नहीं हुई, जब होगी तो मैं सिलेंडर मंगवा दूँ? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मंगवा दूँगी, तुम बाद में पैसे दे दोगी ना? जी दे दूँगी। ये कहकर वो नाश्ता करती है, कहती कमाल है, इतने प्यार से तो इसने मुझे जहर ना दे दी, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं? क्या भरोसा। हाँ, मेरे मरने से किसी फ़ायदा क्या होगा। ये कहकर वो खामोशी से खाना खाती है और वहाँ से निकलती है। बस पे स्टॉप पे जाती, बस पे बैठती है, सीधा अपने ऑफिस की तरफ पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना टक्कर भी उठती है, फ्रेश होती है, अपने डाइनिंग टेबल पर आती है, नाश्ता करती है और चारों तरफ गौर से देख रही थी। सोचती है अब ये कैमरा कहाँ से ढूंढे। उसने कहा तो था, लेकिन देखती है उसके टेबल के नीचे से, नाश्ते के टेबल के नीचे से कुछ धुआं हो रहा था। शायद वहाँ पर कुछ जल चुका है। जब सर झुका के देखती तो देखती वो कैमरा उसी कैमरे की तरह पट चुका है और जहाँ जहाँ उसकी नज़र जाती है, जहाँ जहाँ से थोड़ी सी धुएं निकल रहा है, वहाँ वहाँ देखती तो देखती वाकई उसके घर में तकरीबन तकरीबन 5 कैमरे थे। तो वॉशरूम की तरफ जाती है, क्योंकि वॉशरूम की तरफ अभी तक वो गई नहीं थी। तो वॉशरूम की तरफ जाके देखती चारों तरफ, वहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं था, कोई भी कैमरे की धुआं वगैरह कुछ भी नहीं था। तो कहती इतनी भी बुरी नहीं हूँ मिस माफिया क्वीन। तो वहाँ से निकलती, आईजी सर को कॉल करती हूँ, कहती सर 10 बजे केस से मैं आ जाऊँगी। तो कहती ठीक है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे अदालत तक पहुँचा दूँगा, बस तुम केस की तैयारी रखो, सारे एविडेंस, सारे सबूत तुम्हारे पास है? जी बॉस, सारे मेरे पास है। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है, अपने पापा के ऑफिस में आती है। उसके पापा उसे देख कर कहते कमाल है, आज इतनी जल्दी आ गई? जी हाँ हाँ, लगता है आज तुम्हारा केस है। कौन सा केस?
वही वो मिस्टर उसका, अरे नहीं वो केस तो ख़त्म हो चुके हैं। क्या मतलब आज का अखबार आपने नहीं पढ़ा डेड? अखबार क्या लिखा है अखबार में? यही लिखा है कि माफिया क्वीन ने इसे मार दिया। मारा नहीं, बस उसकी कंडीशन ये कर दी, ना मुर्दों में शुमार होते हैं ना जिंदों में। व्हाट, ये दिखाओ अखबार। ये कहकर उसको अपने डेड को अखबार देती है और अपने केबिन की तरफ निकल जाती है। जैसे ही बैठती है, उसके बैठने के 5-10 मिनट बाद आपते कांपते गिरते पड़ते मिस बेंजी वहाँ पहुँच जाती है और उसे देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग बॉस, लगता है मैं लेट आ गई। उसे देखकर उसे सारी बातें कल की याद आ जाती है और कुछ कहने ही वाली होती तो खींचती है, नहीं उसे तो इंजेक्शन लगा दिए सारी चीज़ें भूलने का, तो शायद उसे कुछ याद भी नहीं। तो यही सोचती है, तो कहती है हाँ गुड मॉर्निंग, ये फाइल इसको स्टडी करो, आज हमें 10 बजे तक 9 बजे अदालत में ले निकलना है। क्यों, आपने उस कमीने का केस ले लिया है क्या? नहीं, मैंने उसका केस नहीं लिया, उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, नया केस है और मैं इस केस में इस हिसाब से लड़ रही हूँ, यानी कि गुनहगार के खिलाफ लड़ रही हूँ। क्या बात है बॉस, सुबह सुबह नाश्ते में क्या खा के आई हैं आप? कुछ नहीं खाया है मैंने। क्या मतलब बकवास कर रही हो तुम? नहीं, मुझे आपसे ईमानदारी की उम्मीद नहीं थी ना, इसलिए ये सवाल कर लिया आपसे। जस्ट शट अप और खामोशी से काम करो, मेरा दिमाग मत खाओ। बहुत पहले मेरा दिमाग तुम खा चुकी हो। हैं, कब खाया था? और मुझे बासी चीज़ें पसंद नहीं है और मैं शाकाहारी हूँ, मटन मच्छी वाली नहीं हूँ, मुझे मच्छी वगैरह नहीं खाना। अगर खा भी लो ना, लेकिन आप जैसी बदतमीज़ दिमाग नहीं खा सकती। सॉरी बॉस, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने बॉस के सामने इतना बकवास करते हो? देखिए बॉस, आप पैसे देते हैं मेरी जॉब के लिए, आप मेरे बारे में बुरा कहोगे तो मैं आपको बुरा जवाब दे दूँगी, सिंपल सी बात है। व्हाटएवर, इस केस को स्टडी करो। ये कहकर वो लोग वहाँ बैठते, तकरीबन 10-15 एक घंटे बाद 9 बजते ही वो कहते चलो चलते हैं अदालत। वहाँ अदालत जाते, अदालत जाके इंतज़ार करते 9, 9:30, पौने 9, इस तरह आराम आराम से टाइम जा रहा था। पहले 9 बजे और लोग उसी 9 बजे वहाँ पहुँच जाते। 9 बजे पहुँचने के बाद 9:15 तक इंतज़ार करते, 9:15 के बाद 9:30 हो जाता, 9:30 के बाद पौने 10, फिर इस तरह आराम आराम से करते करते पूरे 10 बज जाते हैं। लेकिन ना वहाँ आईजी साहब होते हैं, ना वो मुजरिम मिस्टर विनोद। वो शौक थी, वो सोच रही थी ये क्या, ये 10 बजे का केस है। अदालत में सुनवाई भी हो रही थी, अदालत में उन्हें बुलाया जा रहा था कि केस की सुनवाई के लिए आ जाए। लेकिन जब बाद में अदालत में ये कहा जाता है ये तो केस बना ही नहीं है, कोई केस ही नहीं है, कोई एफआईआर ही नहीं है, आप किस केस के बारे में लड़ने आई है मिस नैना? सर, ज़रूर कुछ कन्फ्यूज़न है, आप फाइल देखिए, इसमें तो एफआईआर वगैरह सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई चीज़ आया नहीं मिस नैना। क्या कह रही हैं आप, पागल हैं क्या आप? इतने बड़े वकील की बेटी होकर आपको पता नहीं कि अदालत में कैसे केस लिया जाता है, किस तरह केस लड़ा जाता है? हाँ, आपको क्या पता, आप तो अभी बाहर के मुल्क से आई है ना, इसलिए आपको यहाँ के तौर तरीके पता नहीं। पहले पता लगाओ फिर यहाँ पर आके केस लड़ना। ये कहकर वो जज साहब वहाँ से उठ के चले जाते। जज साहब सबके सामने नैना की बेइज्जती कर देते, जितने लोग वहाँ बैठते सब, यहाँ तक कि वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर भी बैठे थे। लेकिन नैना के पास कोई जवाब नहीं बना, कुछ भी जवाब नहीं बना, क्योंकि उसके पास सवाल तो है बट जवाब नहीं। आईजी साहब को कॉल लगाती है तो वहाँ कॉल नहीं लगता। तब थोड़ी देर बाद बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, शोर की आवाज़ आती है अदालत के बाहर। सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, सिर्फ इतना कह रहे थे पता नहीं कौन है। फिर वो देखती बाहर से, ऊपर से ही नीचे का नज़ारा देखती। वहाँ पर तकरीबन 10 बाइकें राउंड राउंड अदालत के इर्द गिर्द घूम रहे थे और मार्क्स वाले लोग थे। एवरीवन इज़ मार्क्स, किसी ने भी कुछ नहीं चेंज था, सब कुछ एक जैसा, सिमिलरिटी थी मार्क्स की। लेकिन उसके बीच में एक चीज़ थी जो सबको खटक रही थी, वो था विनोद खन्ना। उस अदालत के बिल्कुल बीचों बीच विनोद खन्ना को रस्सी से बांध के एक बाइक घसीटते हुए सीधा अदालत के सामने लाके रुकता है और उसके मुंह पे धुआं छोड़ रहे थे। सारे बाइक के धुएं उस इंसान के मुंह पे छुड़ रहे थे। वो तकलीफ से चिल्ला रहा था, चीख रहा था। उसकी कंडीशन ऐसी थी जैसे कि उसे कई देर से इस बाइक
पर सैर करवा के लाया जा रहा है, यानी कि बाइक से बांध कर, रस्सी से बांध कर ज़मीन से घसीटते हुए उसे यहाँ तक लाए हैं। ये चीज़ देखकर फिर नैना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन आगे बढ़ने ही वाली थी तब नैना के सामने आते आईजी सर। सर ये क्या है? चुप रहो और सामने बिल्कुल मत आना, क्योंकि तुम्हारा नाम इसमें अब तक नहीं है। सुना तुमने? वकील हो, वकील की तरह तमाशा देखो, कुछ भी मत करना, कुछ भी। लेकिन सर ये कानून के खिलाफ है, ये इस वक्त अदालत के अंदर होना चाहिए। अब टाइम हो रहा था ठीक 10:30 बजे, ये सारी चीज़ें होती है 10:30 बजे। तब वहाँ से उतरती है वो माफिया क्वीन, बाइक से उतरती है और आती है उसके सामने, ज़मीन से उसे उठा के 2-3 थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगे? अच्छी कोशिश थी तुम्हारी, वहाँ मेहनत करके तुम्हारे लिए केस लड़ने के लिए तैयार थे, और यहाँ तुम बचने की कोशिश में, बचने की फ़िराक में थे। क्या बात है, कोशिश अच्छी थी, रातों रात यहाँ से भागने की बिल्कुल अच्छी कोशिश थी। और दूसरे इंसान को उठाता है, 2 इंसान थे उस रस्सी में, 2 इंसान बंधे थे, उसे भी उठाता है। सब लोग शौक थे, यहाँ तक कि न्यूज़ एंकर भी शौक थे। वो कोई और नहीं, इस इलाके का मेहर था। मेहर जो यहाँ के छोटे छोटे मेहर होते, मंत्रियों के शंत्रियों के हाथ के नीचे काम कर, लेकिन इनका भी एक ओहदा होता है, होते मेहर, इस इलाके का मेहर। उससे खड़ा करके उसे भी 2 थप्पड़ मारती और किसी कहती, सुबह के 6 बजे ज़मानत, इंटरेस्टिंग, और आईजी पर दबाव, वो तो ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग। लेकिन तुम्हारी सज़ा क्या होनी चाहिए? आवाम ने तुम्हें बनाया है अपने लिए, लेकिन तुम गलत फैसले कर रहे हो। और तुम्हारी सज़ा क्या है? सज़ाए मौत या सज़ाए अजाब? बताओ ज़रा। छोड़ो, मुझे तो नहीं पता मैं कौन हूँ। उसके चारों तरफ पुलिस का घेरा भी आ जाता है, और पुलिस का निशाना माफिया क्वीन थी। वहाँ पर बहुत से लोग थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि माफिया क्वीन के लोग जितने भी थे उन सब के हाथ में वो हथियार थी जो शायद यहाँ के पुलिस वालों के हाथ में नहीं थी। सबका निशाना एक ही था, सिर्फ और सिर्फ मेहर प्लस विनोद। विनोद जिसके बारे में मैंने बताया था, वो किस केस में फंसा था, किस वजह से फंसा था, लेकिन ज़मानत पे। चलिए आपको बताते कि हुआ क्या है। रात के 5 बजे से पहले 4 बजे, रात के 4 बजे आईजी साहब अपने घर में बैठे थे। वहाँ पर एंट्री होती है यहाँ के मेहर की, और मेहर आते ही उस पर चिल्लाता है। उसे देखकर तो वो सैल्यूट करता है, क्योंकि उससे सीनियर था वो, तो उसे सैल्यूट करता है, इज़्ज़त देता है। हालांकि ऐसे लोग इज़्ज़त के काबिल नहीं होते, वो जानता है ऐसे लोग इज़्ज़त के काबिल नहीं होते, लेकिन कहते हैं ना, वर्दी का मान जो रखना था। तो वो उसे देख कर कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को अरेस्ट करने की? सर उसके खिलाफ चार्जिंग और केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने उन्हें अरेस्ट करना पड़ा अभी और इसी वक्त। उसे वहाँ से निकालो, ये लो कागजात, जितने जो चाहे करना है करो, लेकिन सर एफआईआर पाड़ दो। सर ज़मानत नहीं हो सकती, खरवाओ। अगर चाहते हो तो मैं ऊपर से भी आर्डर ला सकता तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें अपनी वर्दी प्यारी है। बहुत कर रही हो ईमानदारी की चौचलेपंती। मैंने तुमसे कहा था कोई भी ऐसा केस है सबसे पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, लेकिन शायद तुम भूल गए हो, तुम अपनी औकात भूल गए हो। आईजी साहब अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और कहते, सर हम अपनी औकात नहीं भूले हैं, बस अपने फ़र्ज़ के सामने मजबूर हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ उस इंसान को छोड़ दो। सॉरी सर मैं नहीं कर सकता, तुम मत करो। थोड़ी देर बाद उसके घर के बाहर डोल बेचती है, और सामने देखता है एक इंस्पेक्टर विनोद खन्ना को अपने साथ लाया था। तो उसे देखकर कहता है, ये क्या तरीका है? मैंने तुमसे कहा था इसे लाने के लिए। सर मेयर सर ने कहा था इन्हें यहाँ लाने के लिए। ठीक है, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, ये लो तुम्हारा वीज़ा। अभी और इसी वक्त तुम फ्लाइट पकड़ के यहाँ से जा रहे हो दूसरे शहर नहीं, दूसरे मुल्क जा रहे हो, जल्दी करो, यहाँ से निकलो। ये कहकर उसे वहाँ से निकालते हैं। तब आईजी साहब कहते, सर ये गलत कर रहे हैं आप। तब वो आईजी पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तो वो अफसर जिसने उस इंसान को लाया था उसके सामने आके कहते हैं, सर आपको आपका इंसान चाहिए था, आपको आपका दोस्त चाहिए था, जो आपको मिल गया। अगर आपने मेरे सामने मेरे सर की बेइज्जती की तो मजबूरन मुझे भी आप पर हाथ उठाना पड़ेगा। तुम अपनी औकात भूल रहे हो।
ये कहकर उसे कस के थप्पड़ मारता है उस ऑफिसर को और वहाँ से चला जाता है। तब वो कहता है सर ये क्या था, आपके मोबाइल से मैसेज आए थे इसे यहाँ लाने के लिए, मैंने सोचा शायद आप यहाँ से उसे अदालत ले जाएंगे, लेकिन ये ठीक कहा था उसने। और कोई अपने हरकतों से बाज नहीं आता, और हम ऐसे पुलिस वाले जो इनकी वजह से अपने हाथ बांध के खड़े हैं। काश कोई मुझे ये कहे ना कि ये लो बंदू मार दो उन करप्ट इंसानों को जो तुम लोगों के हाथ बांधते, तो सबसे पहले मैं तो चुन चुन के उन लोगों का नाम निकाल के मारूंगी। आई प्रॉमिस। सॉरी सर, आप ठीक है? कल सुबह क्या होगा ये सोच रहा हूँ, क्योंकि माफिया क्वीन अपनी बात की है कि उसने कहा है कि अदालत में वो सबके सामने इसे मार देगा। तो अच्छा है ना सर, हमारे लिए तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वो सबके सामने उसे मारेगा, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है और उसे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। तुम नहीं जानते माफिया क्वीन कैसी है, जानने की ज़रूरत भी नहीं है सर वो कैसी है। वो जो कर रही है सही कर रही है, ये बतौर पुलिस वाले के हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर मैं चलता हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और आईजी कमिश्नर अपने सोफे पे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है अपने दोस्त मेहर के साथ, और उसके साथ होती है उसका पूरा टीम बॉडीगार्ड्स। लेकिन आधे रास्ते में एक चीज़ हो जाती, आधे रास्ते में उसके बॉडीगार्ड जो थे आराम आराम से गोली के निशाना बन रहे थे। किसी को कुछ नहीं होता, बस किसी के पाँव पर लगता है, किसी पे हाथ पे लगता है गोली। एक जगह रुक कर गाड़ी पंचर हो जाती, सब के सब निकलते चारों तरफ, कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन निशाना परफेक्ट, एक एक निशाना एक एक बंदे को लग रहा था। दिल के अलावा, दिमाग के अलावा, बॉडी के कोई भी पार्ट के अलावा सिर्फ 2 जगहों पर गोलियां लग रही थी। एक गोली पैर पर, दूसरी गोली हाथ पर, बस। और इससे वो सब लोग गिरने लगे थे। तब मयर कहता है ये कौन आ गया यहाँ पे। तब आती है माफिया क्वीन उसके सामने। मेहर साहब, मेहर साहब, आपकी तो इंतज़ार था मुझे पता था इस कमीने को बचाने के लिए आप मैदान में ज़रूर उतरेंगे, लेकिन अंधेरे में उतरेंगे ये नहीं पता था। मैं तो सुबह के उजाले का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आप तो अंधेरे में शहंशाह बन के निकले। क्या बात है, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ मेरे पहचानना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देती हूँ, माफिया क्वीन। जैसे ये नाम सुनता है मेहर वो 2 कदम पीछे हटता है। वो कहता है मेरा तुम्हारे साथ कोई दुश्मन नहीं। मैंने कब कहा कि तुमसे मेरी पर्सनल दुश्मनी है? मेरी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तुमसे, बट कुछ और चीज़ों की दुश्मनी है। इस इंसान को बचाने आए थे ना, इसके पीछे किस किस का हाथ है ये पता लगाने चाहती थी मैं। तुम तो बस एक मोहरा हो, तुम्हारे पीछे और लोग हैं, उन्हें तो बाद में देख लूँगी, पहले तुम दोनों को देख लूँगी। ये कहकर वहीं पर उन दोनों को बेतनाशा मारता है और उसे सीधा लेके जाकर अपने गोदाम में रखता है। ठीक 9 बजे वहाँ से उन्हें निकालता है और 10:30 बजे यहाँ तक लाता है। और जहाँ से वो उसे रखते हैं यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था। उस 1 घंटे के अंदर इन्होंने बाइक पे रस्सी बांध के उन्हें खींचते खींचते अदालत तक लाते। उसके सामने के जितने भी कपड़े थे वो सारे कपड़े पटे हुए थे, क्योंकि उसे घसीट के लाने के अंदाज में जब थे। तो कहती है अब बताइए क्या कहना है आपको, सब हवाम के सामने, रिपीटर के सामने? चलो मैं बताती हूँ। इनका केस ये, इनके केस में ये हुआ है, उस एवरीथिंग सब के सामने बताती हूँ। वहाँ पर न्यूज़ एंकर सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वो किसी की तरफ देखती नहीं है माफिया क्वीन। उसकी नज़र बस दूर खड़े सिर्फ एक इंसान पर थी, वो थी नीना टक्कर। वो सिर्फ उसे देख रही थी और उसे देखकर बातें कर रही थी। न्यूज़ एंकर में से एक एंकर तो गौर कर लेता है, उससे सवाल पूछने वाला था। तब वो कहती है तुम्हारी नज़र मुझ पे होनी चाहिए। सर कैदी यहाँ है, पीछे कहाँ देख रही हो? आगे देखो, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं, सामने खड़ी हो, बात कर रही हो, जवाब दे रही हो आप लोगों के सवालों का। सवाल ये, जवाब ये। सवाल ये कि ये बेगुनाह है? नहीं, ये नहीं है। ये फाइल देख रहे हो, ये बॉक्स, इसे खोलो, इसे पढ़ो, सारे सबूत मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था अदालत के सामने मैं इन्हें सज़ा दूंगा, लेकिन इनका सज़ा क्या होना चाहिए? बहुत खूबसूरत सज़ा है, देखना चाहते हो? वहाँ पर एक बच्चों का हुजूम आता है। सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल बच्चे होते हैं।
उनको कहा जाता है, उनके हाथ में पत्थर थे। तो वो साइड में जाके खड़ी होती और कहती, इसे पहचानते हो? सब गुस्से के उसको देख रहे थे, क्योंकि ये वो बच्चे थे जिनकी फैमिली के अब कोई बचा नहीं है, सब अनाथ हो चुके हैं। इस मेहर की वजह से, इस विनोद की वजह से इनकी फैमिली में कोई भी बड़ा नहीं बचा है, सब बच्चे थे, अलग अलग शहर, अलग अलग इलाके के। एक एक बच्चे के हाथ में पत्थर थे, और वो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, ये पत्थर जो तुम सबके हाथ में है ना, इन्हें मारो, और कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, तुम लोगों को उठा के पत्थर मारो। ये कहकर वो साइड में हो जाती। उनमें से कोई बच्चा उसे नहीं मारता, लेकिन एक बच्चा उठता है। कुछ बच्चों की एज 8 साल की थी, कुछ बच्चों की एज 12 साल की थी, कुछ बच्चों की 12 से 14 साल के थे। सारे बच्चे लड़का लड़की थे। तो उनमें से एक लड़का आता है और उसकी एज होती है 8 साल। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। वो पत्थर लेकर के सीधा विनोद के सर पे मारती है, और फिर उसके पत्थर मारने से सब स्टार्ट हो जाते हैं उन दोनों को पत्थर मारने के लिए। तब आईजी साहब आते, ये तमाशा रोको। किसके? माफिया क्वीन के सामने आके कहते हैं। तो माफिया क्वीन उनके सामने देख कर कहते हैं, मैंने तो कहा था कि आप लोग अदालत तक इन्हें पहुंचा दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगी। वादा निभाया था मैंने, लेकिन आपने देखा आपके साथ क्या हुआ। बात बताना नहीं चाहूँगी, आपकी इज्जत है, आप उससे उछालना नहीं चाहूँगी, लेकिन मेरा काम तो हो गया। मेरा काम इससे सज़ा देना था उन्हीं के हाथों जिनकी घर गृहस्थी बर्बाद की है इन लोगों ने। लेकिन हमारे पास सबूत कुछ भी नहीं है। अदालत ने इस केस को बर्खास्त अदालत ने किया है ना, माफिया क्वीन ने तो नहीं किया है। अब भी माफिया क्वीन इस केस को हैंडल कर रही है, और इस केस का चैप्टर ये ख़त्म होता है। वो अब दोनों जिस तरह से मार खा चुके, वो सब दोनों ज़मीन पे गिरते और खून से लथपथ होता। लेकिन एक बच्चा और बचता है। वो बच्चा आंखों से देख नहीं सकता। उसका हाथ उसकी दादी पकड़ के लाती है, सीधा उन दोनों के सामने लाती, उसके हाथ में 2 पत्थर देती और कहती मारो ज़मीन पर। वो पोता कुछ कहता नहीं, वो दोनों पत्थर ज़ोर से ज़मीन पर मारता है, सीधा उन दोनों के सर पे मारता है और कहता है ख़त्म, मेरा केस ख़त्म, अरेस्ट हिम। आईजी कहता है। तो वहाँ पर ये कहता है अरेस्ट मी। सारे बच्चे आके माफिया क्वीन को घेरा लेते हैं, और घेर के सिर्फ इतना कुछ नहीं करते, बस उसे आईजी के सामने से हटाते हैं और उसी बाइक पे जाके बिठाते, उसी घेरे में, गोल दायरे में। अगर पुलिस ने अपनी बंदूक लटकाई है उन्हें मारने के लिए, लेकिन बच्चों को कौन मार सकता है? कोई भी बच्चों को नहीं मार सकता। इसलिए उसी घेरे से माफिया क्वीन वहाँ से निकल जाती है, और निकलते ही सिर्फ इतना करती है, एक आँख मारती है, मिर्ची कहा था ना सज़ा दूंगी, ये कहकर वहाँ से उसकी चारों जितनी बाइक थी वो सब के सब वहाँ से निकल जाते। अब वहाँ सब शौक न्यूज़ वाले अपनी न्यूज़ चला रहे थे, सब के सब कह रहे थे कि अदालत में ये हुआ, अदालत में ये हुआ। बिना केस, बिना इस चीज़ की माफिया क्वीन ने सबके सामने खुद को पेश किया। और जो कोई माफिया क्वीन को नहीं जानता, अब सारी दुनिया माफिया क्वीन को जानने लगी है कि माफिया क्वीन आ चुकी है दुनिया की नज़रों में। तब नैना टक्कर वहाँ से निकलती है, सीधा अपने ऑफिस आती है। जैसे ऑफिस में आती उसकी से मिस बेंजी कहती, अरे आप तो मुझे लेके भी नहीं आ गई अदालत, आना चाहती थी तब भी। जस्ट शट अप, गेट लॉस। अरे मैंने क्या किया है? मिर्ची क्यों बन रही है आप? मुझे मिर्ची मत खाओ, गेट लॉस्ट। ओके, चलती हूँ। उसके जाने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद उसके केबिन का डोर फिर से खुलता है, और वहाँ पर आती है एक मास्क पहने हुई लड़की। तो कहते माफिया क्वीन आती है वहाँ पे। वो आई कैसे किसी को नहीं पता, किसी ने देखा भी नहीं, और वहाँ के कैमरे बंद हो जाते हैं। तो वो कहती है ये क्या बात हुई, करे कोई बरे कोई, ये तो नाइंसाफ़ी हुई मिस मिर्ची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास, मेरे केबिन में आने की? मुझे हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, मेरी हिम्मत तो तुम देख चुकी थी अदालत के बाहर। तुम इंसान हो या जानवर, खुद तो खूनी बन चुके, बच्चों को साथ इस्तेमाल कर रहे हो तुम।
नहीं, मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। मैं बस वहाँ गई थी उस जगह जहाँ पर उनके बच्चों की फैमिली थे, मर चुके थे। उनसे सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों के पास मौका है, अपने माँ बाप का बदला कैसे लेना चाहोगे, और सारे के सारे बच्चे आ गए। मैंने सिर्फ कहा और एड्रेस दिया, वो खुद आ गए। मैं किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ नहीं लाई थी मिस मिर्ची। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। इसके अलावा आता क्या है तुम्हें? बोलो। तुम्हारे अफसर ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे अफसर ने तुमसे धोखा किया, उसने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। वो क्या कहता तुमसे कि रात के 4 बजे मेहर साहब उनके घर आए थे मेहमान बन के,